हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज से बिहार एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आपको टोटल 25 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन के साथ में 3-4 क्वेश्चन कवर होते हुए चलेंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। ठीक है, यानी बोल रहा क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल जो है वो रेडियो तरंग को परावर्तित कहाँ करता है? पृथ्वी पर करता है। आयन मंडल जो है वो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। संचार का जितने भी कार्य होता है सब किस मंडल में होता है? तो आयन मंडल में होते हैं। ठीक है ना। और मौसमी घटनाएं जितने भी होते हैं सभी होते हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल, जितने भी मौसम की घटनाएं होते हैं, मौसम घटनाएं, ठीक है ना, कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। देख लेते हैं पृथ्वी से बढ़ते हुए क्रम में कितनी दूरी पर कौन सी मंडल है वो सभी देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो मंडल है उससे क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि पृथ्वी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल बोलते हैं, वो पृथ्वी से कितना? 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद आता है मेसोस्फेयर, जो कि पृथ्वी से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद थर्मोस्फेयर, जो कि 690 किलोमीटर की दूरी तक है। ठीक है ना। और सबसे लास्ट में आता है एक्सोस्फेयर, जो कि पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की दूरी से ऊपर है। ठीक है ना, 10,000 किलोमीटर से ऊपर तक है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर। यानी टोटल जो होते हैं आपको ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है ना, इतने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि पीवीसी थर्मोसेटिंग, यह आपका गलत है। पीवीसी जो है वो थर्मोसेटिंग नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना। पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक, यानी कि जो लिखा है ना थर्मोप्लास्टिक, ये क्या होता है? पीवीसी होते हैं। पीवीसी थर्मोप्लास्टिक होता है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि, यानी कि पेट्रोल से जो आग लगे रहते हैं उसमें जल काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है, यानी जल से क्यों नहीं बुझता है, वो आग बुझता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी मतलब जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणीय है, यानी कि दोनों में मिश्रण नहीं हो पाता है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है। जब जल डालते हैं तो पेट्रोल जो है ऊपर तैरने लगता है, अतः जलते रह जाता है और जलते रह जाता है, वो नहीं बुझता है। ठीक है ना। अग्निशामक में जो यूज होता है वो गैस का यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं? CO2 गैस होता है। अग्निशामक में जो यूज होता है, अग्निशामक अग्निशामक में कौन सा गैस होता है? CO2 गैस का यूज किया जाता है इसे आग को बुझाने के लिए। ठीक है ना। आग बुझाने में साधारणतः जो नॉर्मल से आग रहती है उसे पानी या मिट्टी बालू से भी बुझाते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि, यानी हाइड्रोजन गैस की जगह पर गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि अदाह के कारण, यानी इनफ्लेमेबल, यानी कि अदहनीय होता है, यानी कि जो जलता नहीं है। हीलियम गैस जो है वो नहीं जलता है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। किसमें? गुब्बारे में। हीलियम गैस जिसका खोज है किसके द्वारा किया गया था? हीलियम गैस जो है इसकी खोज जेन्सेन एवं लोकेयर के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है ना। किसके द्वारा? जेन्सेन और लोकेयर के द्वारा खोज किया गया था। हीलियम गैस का उपयोग कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर, क्रायोजेनिक्स इंजन और वायुमंडलीय जो गुब्बारे होते हैं उसमें यूज किया जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस कौन है? तो हाइड्रोजन है सबसे हल्की गैस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस होते हैं, यानी फलों को जो कृत्रिम रूप से पकाते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि एसीटिलीन गैस का प्रयोग होता है किसमें, कृत्रिम फलों को पकाने के लिए, ठीक है ना। और एक और गैस है जो फलों को पकाने के, कच्चे फल होते हैं उसको पकाने के लिए यूज करते हैं, उसे एथिलीन बोलते हैं। एथिलीन, एथिलीन या एसीटिलीन, जो ऑप्शन में रहेगा दोनों सही आंसर होंगे आपके, ठीक है ना। ऑक्सीन का छिड़काव होता है, ऑक्सीन जो है उसका छिड़काव होता है फलों को गिरने से बचने के लिए, ठीक है ना। पकने से पहले जो फल गिर जाता है पेड़ से उसे बचाने के लिए ऑक्सीन का छिड़काव किया जाता है। किसका, ऑक्सीन का, ऑक्सीन का छिड़काव किया जाता है फलों को गिरने से बचाने के लिए, फलों को गिरने से बचाने के लिए किसका यूज होता है, ऑक्सीन का छिड़काव किया जाता है, ठीक है ना। पादप के जो हार्मोन होते हैं उसके देखते हैं कौन कौन से हार्मोन, तो 3 टाइप के हार्मोन होते हैं। पहला होता है साइटोकाइनिन, जो कि जीर्णता यानी कि जो पौधे की बुढ़ापा है उसको रोकता है, कौन, साइटोकाइनिन के द्वारा। दूसरा होता है जिबरेलिन्स, ठीक है ना। जिबरेलिन्स का काम होता है कि यह जो पौधे बौने होते हैं उसे लंबा करने में कौन सा हार्मोन काम में आता है, तो जिबरेलिन्स आता है, जिबरेलिन्स नामक हार्मोन। एक होता है एबीसिसिक अम्ल, ठीक है ना। एबीसिसिक अम्ल होता है जो यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, जो कि वृद्धि करने में क्या करता है, सहायता करता है पेड़ों को यानी पौधों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। माणिक्य या रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है, ठीक है ना। यानी कि रूबी और नीलम जो है वो किसके ऑक्साइड से बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होता है कितना, परमाणु संख्या जो होता है इसका 13 होता है, परमाणु संख्या 13। और एल्यूमिनियम की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो खोज है वो ओस्टेड के द्वारा किया गया था, ओस्टेड के द्वारा खोज किया गया था एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। इसके अयस्क जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क हैं, जैसे बॉक्साइट, ठीक है ना। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट और कोरंडम ये सभी किसका अयस्क है, तो ये सभी एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, यानी एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि विद्युत ऊर्जा में उसे परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। सौर सेल होता है, उसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी सौर सेल जो होता है वो कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन, सौर सेल के द्वारा बदला जाता है, ठीक है ना। आगे है कुछ और पॉइंट देखते हैं। जैसे ऊर्जा है केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित ही हो सकते हैं, ऊर्जा को और अपन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे फोटो सेल है तो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट बस कर रहा है, ठीक है ना। जैसे विद्युत बल्ब है तो विद्युत ऊर्जा को वह प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है यानी बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, कौन, सितार, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यूस्टोकिन नलिका, ठीक है ना, यूस्टोकिन नलिका, खतरनाक नाम है ना, यूस्टोकी नलिका इसको बोलते हैं, ठीक है ना। मानव शरीर के किस भाग में स्थित है, यूस्टोको नलिका जो है वो मानव शरीर के किस भाग में स्थित है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कहाँ स्थित है, तो कान में स्थित रहता है ये, ठीक है ना, जो कि श्रवण नलिका इसको बोलते हैं। यूस्टोकी नलिका को श्रवण नलिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रवण, यानी कि श्रवण नलिका, सुनने में मदद करने वाला नलिका, इसे श्रवण नलिका कहते हैं, ठीक है ना। नवजात शिशु में टोटल जो हड्डी होते हैं वो कितने होते हैं, नवजात शिशु में टोटल जो हड्डी होते हैं वो कितने होते हैं, 300 होते हैं, ठीक है ना। और वयस्क जो मनुष्य होते हैं उसमें वयस्क में होते हैं 206 हड्डी, ठीक है, वयस्क मनुष्य में। मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होता है उसे क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि जांघ में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेप्स है, ठीक है ना, स्टेप्स, जो कि कहाँ पाया जाता है, कान के मध्य में पाया जाता है, स्टेप्स हड्डी, जो कि सबसे छोटा होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, यदि मनुष्य की एक ही आँख होती है, तो यदि मनुष्य की एक ही आँख रहे तो क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि बी और सी। यानी कि बी में बोल रहा है दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, यानी एक आंख रहेगा तो दृश्य क्षेत्र जो है वो कम हो जाता है।
यानी कि ज़्यादा क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। और सी में त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, जो त्रिविमीय प्रतिबिंब रहेगा वो भी दिखाई नहीं देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ और पॉइंट है जैसे आँख के बारे में, तो आँख का जो दान करने वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है ना। कॉर्निया जो होता है उसे आँख के हिस्से को दान करके दूसरे में सेट किया जाता है, ठीक है। आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। आँख पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है आँख में रेटिना पर, जो कि प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से छोटा रहता है, ठीक है ना, छोटा और उल्टा, वस्तु का उल्टा होता है, ठीक है ना, वस्तु का उल्टा रेटिना पर प्रतिबिंब बनते हैं। मानव का जो नेत्र है वो किस रूप में कार्य करता है, तो एक कैमरा के रूप में काम करता है। हम लोग का कैमरा क्या है, तो आँख है, आँख का कैमरा, ठीक है ना, आँख को कैमरा ही बोलते हैं। मनुष्य के लिए क्या है, कैमरा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है। रुधिर को जो स्कंदन करने यानी रोकने में, जो बहते हुए रुधिर को रोकने में जो मदद करता है वो कौन सी विटामिन करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी विटामिन के। विटामिन के जो है रुधिर स्कंदन में मदद करता है। विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहयोग करता है, ठीक है ना। यह विटामिन यानी विटामिन के जो है वसा में क्या है, घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, घुलनशील है, वसा में घुलनशील है कौन, विटामिन के। और इसका रासायनिक नाम जो है, रासायनिक या नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है ना, फिलोक्विनोन इसका क्या है, रासायनिक नाम है किसका, विटामिन के का, ठीक है। लाल रक्त कणिका होता है, उसका जीवन काल होता है, लाल रक्त का, लाल रक्त उसका जीवन काल होता है कितना, 120 दिन, 100 से लेकर के 120 दिन तक इसके अंडर में या खत्म हो जाता है। और श्वेत जो रक्तकण होते हैं, श्वेत जो होते हैं उसका कार्य होता है, उसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन ही होते हैं श्वेत का, जो कि मनुष्य में क्या करते हैं, यानी कि शरीर की बॉडी में, यानी कि मनुष्य की बॉडी में या रोगों से लड़ने में मदद करता है कौन, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि हाइपोटेंशन, दिल का दौरा। हाइपोटेंशन से क्या होता है, दिल का दौरा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दिल का दौरा कब पड़ता है, तो जब किसी व्यक्ति के दिल का जो रक्त प्रवाह है वो ब्लॉकेज हो जाता है, तो दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आता है, ठीक है। मानव शरीर में, मानव के हृदय जो होता है वो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। जो हृदय जो होता है, हृदय किससे ढका होता है, तो हृदय एक पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम झिल्ली से, झिल्ली से ढका होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली से ढका होता है कौन, मानव का जो हृदय रहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अनियततापी प्राणियों में, अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अनियततापी जो प्राणी होता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, इसको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि उनके शरीर का तापमान जो है वो वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। यानी अनियततापी जो प्राणी होते हैं उनका जो तापमान है वो वायुमंडल के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। स्तनधारियों में सबसे अधिक तापमान, स्तनधारी में सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो बकरी का होता है, ठीक है ना। बकरी का सबसे अधिक तापमान होता है कितना, 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। शरीर को संतुलन बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कान है, ठीक है ना। कान जो है क्या बनाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शरीर को संतुलन बनाने के लिए, ठीक है ना। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है, एड्स वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि एक सूची RNA होता है, एक सूची RNA होता है, ठीक है। HIV वायरस है, ठीक है ना। वायरस कौन है, तो एड्स जो होता है वो किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है, वायरस से होता है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो HIV संक्रमण जो है उसको किससे हो सकता है, उसे किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो जैसे दूषित रक्तदान होता है इससे हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो संक्रमित सुई होते हैं और शल्य चिकित्सा उपकरण होते हैं उससे अपन लोगों को क्या कहता है, जो संक्रमित रहता है उससे बचना है, यानी कि नए चीज़ों का यूज करना है। यदि कोई सुई है, ठीक है ना, यानी कि इंजेक्शन, वो नई हमेशा चेंज होते रहना चाहिए लगाने के बाद। तो ये समन बचाव के कुछ उपाय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। रडार के आविष्कारक कौन थे, रडार के जो आविष्कारक थे वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि AH टेलर और लियो सी यंग, ठीक है ना। लियो सी यंग क्या थे, रडार के क्या थे, आविष्कारक थे। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है ना। रेडियो डिटेक्शन लिख दें, और रेडियो डिटेक्शन
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये होता है आपका रडार का पूर्ण रूप। रडार का उपयोग कहाँ होता है? तो रडार का उपयोग आपको जहाज में, ठीक है ना, जहाज में, फिर हो गया आपका मोटर वाहन, मोटर वाहन, मोटर वाहन, और हो गया दूरी और गति मापने के लिए, दूरी और गति, ये सभी में यूज होता है, ठीक है ना, दिशा वगैरह मापने के लिए, दिशा उषा को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो रडार का प्रयोग होता है, ठीक है ना। भारत में जो सबसे उन्नत किस्म की रडार है उसे क्या बोलते हैं? राजेंद्र, ठीक है ना, राजेंद्र रडार, राजेंद्र, राजेंद्र रडार जो भारत की सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, बेस्ट क्वालिटी की रडार है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट है खाने का वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम। इसका सूत्र होता है NaHCO3, इसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है ना, NaHCO3 इसका सूत्र होता है किसका? सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसे अन्य नाम क्या है? तो मीठा सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा, ठीक है ना, मीठा सोडा, और साथ में खाने का सोडा भी बोलते हैं इसे, खाने का सोडा किसे बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट को, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो कैरोटीन सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है और लाइकोपिन टमाटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल है उसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि ताप नाभिकीय संलयन के परिचालन में प्रयोग होता है परमाणु पाइल का, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुआ था वो 1948 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग की, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब? 1948 में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ? परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुआ 1954 में, 1954 में। भारत ने 18 मई 1874 को, 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया, यानी कि फर्स्ट परमाणु परीक्षण हुआ, परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 18 मई 1974 को, बार बार एग्जाम में आते हैं ध्यान रखिएगा। दूसरा हुआ था, फिर इसके बाद हुआ था 11 मई और 13 मई 1998 को हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था 11 मई और 13 मई को, 11 और 13 मई 1998 को हुआ था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य के जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो नाभिकीय संलयन से सूर्य का ऊर्जा जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग जो है सामान्य रूप से यूज में आने वाला मसाला वो कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि फूल की कली से प्राप्त होता है क्या? लौंग प्राप्त होता है, ठीक है ना। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में, इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है। बड़ी इलायची सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बड़ी इलायची जो होता है, बड़ी इलायची, सॉरी, बड़ी इलायची आपका सबसे अधिक होता है कहाँ? सिक्किम में, ठीक है ना, सिक्किम में। वहीं छोटी इलायची जो होता है, छोटी इलायची सबसे अधिक होता है कहाँ? केरल में, ठीक है ना, केरल में सबसे अधिक छोटी इलायची। सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ होता है? तो मसाला भी सबसे ज़्यादा केरल में ही होता है, मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ? केरल राज्य में होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उससे बोलते हैं जल रागी कोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल रागी कोलाइड। जल किया है तो जल एक यौगिक है, जल किया है तो यौगिक है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि निम्नलिखित में जल क्या है? मिश्रण, यौगिक, ठीक है ना, तो आपको यौगिक चूज करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होते हैं क्या? गामा किरणें होते हैं, ठीक ना। रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा किरणें, गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। रेडियो पदार्थ द्वारा जो है अल्फा, ठीक है ना, अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, किससे? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ से होता है, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा इसकी खोज कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 1900 ईस्वी में कौन किया था? हेनरी बेकुरल के द्वारा। किसके द्वारा?
हेनरी बेकुरल, बेकुरल के द्वारा किया गया था, जो कि भौतिकी शास्त्र थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं कितने एटीपी, ठीक है ना, कितने एटीपी प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि 38 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं, 38 अणु एटीपी, ठीक है ना, 38 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 21 में है समुद्री खरपतवार, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री जो खरपतवार है निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि आयोडीन। आयोडीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है क्या, समुद्री खरपतवार के द्वारा जो प्राप्त होता है। समुद्री यानी खाने का जो नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, खाने वाला नमक का रासायनिक नाम है ये, ठीक है। चलिए आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, ठीक है ना, घेंघा रोग होता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। और ब्रोमीन एक मात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन एक मात्र ऐसा अधातु है, ठीक है ना, अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो कौन है, ब्रोमीन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के जो शिशु होते हैं उसमें प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। यानी जो बच्चे 1 से 3 वर्ष के बीच में है शिशु, उसमें प्रोटीन की कमी होता है तो कौन सा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी क्वासिओरकर रोग होता है, ठीक है ना, क्वासिओरकर जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं, सूखा रोग या मेरास्मस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूखा रोग, सूखा रोग या मेरास्मस, मेरास्मस, ठीक है ना, मेरास्मस भी इसे बोलते हैं, ठीक से लिख देते हैं ना, मेरास्मस, मेरास्मस या सूखा रोग किसे बोलते हैं, तो क्वासिओरकर रोग को ही बोलते हैं, जो कि किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन, ठीक है ना, तो ये समझ इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष, जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, यानी कौन पहुंचाता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल है वो शीर्ष तक पौधे के यानी कि सबसे ऊपरी भाग तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या बोलते हैं, दारू के द्वारा, दारू जिसे क्या बोलते हैं, जाइलम भी बोलते हैं, ठीक है ना, जाइलम, इसका दूसरा नाम क्या है, जाइलम। तो जाइलम जो है वो जड़ से लेकर के पूरे लास्ट तक यानी कि ऊपर तक जल को क्या बोलता है, अवशोषित करके पहुंचाता है, यानी जड़ से अवशोषित होता है जल और उसे ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। एक शब्द होता है फ्लोएम, ठीक है ना, फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो फ्लोएम का काम है पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यानी पत्ती के द्वारा पौधे के भोजन बनाया जाता है तो वो विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, ठीक है ना, यानी खाना पहुंचाने का काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि साइटोलॉजी कहते हैं, क्या, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, ठीक है ना, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, फलों का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कान्कोलॉजी में शंख विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, कान्कोलॉजी, ठीक है, कान्कोलॉजी में किसका होता है, शंख विज्ञान का, शंख विज्ञान का अध्ययन किसमें होता है, तो कान्कोलॉजी में, जो कि मोलस्का विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जल में जब घुल जाता है तो कौन सा अम्ल बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि H2CO3 बनाता है, H2CO3 बनाता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुल जाता है, सॉरी CO2 में जल में, जब CO2 जल में घुल जाता है तो H2CO3 बनाता है, ठीक है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन है, तो ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व, ठीक है ना, सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है वो कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन
सबसे अधिक पाया जाता है। CO2 गैस जीवाश्म के जलने से उत्पन्न होता है। CO2 जो होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड किससे उत्पन्न होता है, तो जीवाश्म ईंधन के जलने से यह उत्पन्न होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण है। ठीक है ना। CO2 गैस है, इसके खोजकर्ता कौन थे, CO2 के खोजकर्ता कौन थे, तो हेलमॉन्ट थे। हेलमॉन्ट नामक व्यक्ति, हेलमॉन्ट, हेलमॉन्ट, ठीक है ना, हेलमॉन्ट। इसे जब ठोस अवस्था में आता है तो इसे क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, तो शुष्क बर्फ भी कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोला जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में, खाद्य पदार्थ को स्पंजी बनाने में, सभी में CO2 का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिवीजन के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएंगे। और टेलीग्राम पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।